हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अब शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का 9th सेशन। कल हमने किया सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स ऑनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल। वो सब क्या है, एक सिंगल पर्सन जो है उसी के पास है। आज हम जो है उसका नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं। देखिए, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस की जो लिमिटेशंस है वही उसके बिजनेस के नेक्स्ट फॉर्म पर जाने का रीज़न बनेगी। हमने सोल ट्रेड की लिमिटेशन देखी, सबसे बड़ी लिमिटेड कैपिटल थी, पैसा भी लिमिट हो गया एक व्यक्ति और उसके रिसोर्सेज तक, और उसकी बोरोइंग कैपेसिटी मैक्सिमम मान लीजिए। दूसरी चीज़ है उसकी मैनेजमेंट जो है वो भी लिमिटेड में लीजिए। सभी चीज़ें एक ही व्यक्ति को मैनेज करनी है तो मैनेजर एबिलिटी की भी दिक्कत आएगी, और अनस्टेबल एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे थे। आज हम जो कर रहे हैं, आज हम पार्टनरशिप के बारे में वही सब चीज़ें करेंगे। फीचर्स, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो भी कह सकता है। देखिए, आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप जो है उसको डिफाइन करते हैं। पार्टनरशिप नाम से ही आ रहा है कि एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट, एक पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। एक्ट 1932 लगता है, और ये नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें मिनिमम लिमिट जो है वो पार्टनर्स की डिसाइड करी गई है 100, कि 100 से ज़्यादा किसी भी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 406। सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो डिसाइड करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट बी एक्सीड 100 से ज़्यादा नहीं जा सकती है। पुराने बुक्स के अंदर ये नंबर जो है वो आपका 10, 20 लिखा होता था। ठीक है, कुछ बुक्स में 20 और 50 लिखा होता है मैक्सिमम, कि बैंकिंग के बिजनेस में 20 होने चाहिए, वैसे 50 तक हो सकते हैं। अब ये नंबर जो नया कंपनीज एक्ट सेक्शन 406 है उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर जो है 100 तक बढ़ा दिया गया है। 100 से ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकते। हालांकि इसका पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ भी जिक्र नहीं है, ये सब कुछ इंडियन कंपनीज एक्ट ने कहा है। अब यहाँ पर हम तो डिफाइन कर रहे हैं, पहले पार्टनरशिप समझिए। पार्टनरशिप की बहुत सारी फीचर्स तो इसकी हमें जो डेफिनेशन है उसी में समझने मिलेंगी। सबसे पहले पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इट इज एन एसोसिएशन, इट इज एन एसोसिएशन। ये कुछ लोगों का समूह है, संगठन है, एसोसिएशन। लेकिन अब ये एसोसिएशन की जब बात आ गई, ये किसकी है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन। एसोसिएशन ऑफ 2, पार्टनरशिप की पहली पहचान है उसमें एक से ज्यादा और मोर देन 2 पर्सन। एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एक ही कर रहा होता तो वो सोल ट्रेड के लेवल पर ही। 2 और मोर देन 2 पर्सन, लेकिन 2 से ज्यादा कितने? अभी मैंने कहा एज पर सेक्शन 406 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये मैक्सिमम नंबर कर दिया गया है 100। 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 100। ठीक है, यही आपको याद रखना है। तो इतने मेंबर जो है पार्टनरशिप हो सकते हैं। पर्सन हु विलिंगली एग्री टू ज्वाइन, उनको कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लेकर आ सकते हो, हु विलिंगली, अपनी इच्छा से, ये एक बहुत बड़ी बात है। विलिंगली, जो एक साथ आए हैं और अपनी मर्जी से सहमत हुए हैं, हु विलिंगली एग्री। अब ये एग्री वर्ड से आगे एग्रीमेंट बनेगा, आपस में सहमत हुए हैं, और उनका ये एग्री होना रिटर्न में भी हो सकता है कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पर वो लोग काम करने के लिए तैयार हुए हैं, और उनका ये एग्रीमेंट जो है रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न होता है तो उन्हीं पार्टनर्स के लिए अच्छा होता है,
क्योंकि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को किसी भी झगड़े की सिचुएशन में कोर्ट में भी प्रूव कर सकते हैं। सो इट इज़ एन एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ आपको याद करना है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन। फिर वो पर्सन में क्या क्वालिटी है, हु विलिंगली एग्रीज, ठीक है, हु अब विलिंगली एग्री, जो खुद अपनी मर्जी से सहमत हुए हैं। किस चीज के लिए सहमत हुए हैं, टू कैरी, ठीक है, किसके लिए एग्री हुए हैं, टू कैरी ऑन सम, वो किसी तरीके की लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए। सो टू कैरी सम लॉफुल, ये बहुत बड़ी चीज है, लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज। इंडियन पार्टनरशिप नहीं काम करेगा अगर आपने कुछ लोगों ने मिलकर आपने एक एसोसिएशन करी है कि चलो कल से योगा करना शुरू करते हैं, सारे इकट्ठे मिल गए, या मॉर्निंग वॉक के लिए जाना शुरू करते हैं, क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, क्या उस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल अप्लाई होंगे? नहीं होंगे। या 4-5 लोग मिलकर इकट्ठा करते हैं, चलो चोरियां करना शुरू कर देते हैं, कुछ गलत काम करना शुरू करते हैं, नहीं, उस पर भी पार्टनरशिप एक्ट हेल्प नहीं करेगा। पार्टनरशिप में है, एसोसिएशन तो है, विलिंग भी है, लेकिन किसके लिए, टू कैरी सम लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज। जब आप कोई लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो, साथ साथ में कानूनी रूप से भी वो बिल्कुल सही है, तो लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, जॉइंटली आप इकट्ठे मिलकर उसको करने के लिए तैयार हुए हो, एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस, और उसके साथ साथ आपने सहमति दी है अपनी, एंड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें मेन चीज़ें क्या क्या आई कि 2 से ज़्यादा लोग हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, दे आर विलिंगली एग्री, वो खुद सहमति से तैयार हुए हैं। किसी तरीके से फोर्सफुली आप किसी को पार्टनर नहीं बना सकते हो। कोई अगर पार्टनर नहीं रहना चाहता बनने के बाद, तब भी वो छोड़कर जा सकता है। आपकी विल नहीं है, इच्छा के विरुद्ध पार्टनरशिप नहीं होती है। दूसरी, 2 से ज़्यादा लोग और इच्छा से आए हुए। तीसरी चीज़ जो है वो क्या बोली गई है कि उनकी इच्छा होनी चाहिए साथ मिलकर कोई बिजनेस, लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए। दूसरी बात, सिर्फ कर नहीं रहे हैं, वो बंदा भी पार्टनर नहीं माना जाएगा जिसको आप प्रॉफिट लॉस का कोई हिस्सा नहीं दे रहे हो। उन्होंने एग्री इस चीज़ के लिए भी किया है जॉइंटली, एंड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कि जो भी वो बिजनेस करने वाले हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस भी उन सब में डिवाइड होने वाले हैं। ये हमारा मेनली चला गया पार्टनरशिप के मीनिंग के अंदर चला गया। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन 2 पर्सन who are willingly agree to run some business। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है which is carried on by। अब ये कैरी की बात हुई, अब ये कैरी की मतलब ये नहीं है कि 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, वो सभी बिजनेस में हर रोज़ ही आ रहे हैं। उनमें से कुछ ये हो सकता है कि 2-3 एक्टिव मेंबर के तौर पर काम कर रहे हो, बाकी सब ने पैसा लगाया है, रिस्क लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, पर वो रोज़ ना आए, ये भी चलेगा। कैरी करने की जो बात है, कैरी करने की जिम्मेदारी किन्हीं 1 या 2 पर ज़्यादा हो सकती है। ये इसके बारे में पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई। पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932 और ये हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसमें जो हमें याद रखना है, कितने लोग हैं, कैसे काम करना शुरू किया, किस तरीके का काम करना शुरू किया, उसके बदले में मिलेगा क्या। इन 4 क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढ लीजिए, आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूरी हो जाती है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो हम इसकी कर रहे हैं फीचर्स। ठीक है, फीचर्स जो है पार्टनरशिप में वो कौन कौन से रहेंगी, इसकी फीचर्स हमारी डेफिनेशन से ही बहुत सारी निकल जाती हैं। फीचर्स हो गई, इसकी मेनली मेरिट्स जो हैं वो किस तरीके से रहेंगी वो इसी में से भी निकलेगा। फीचर्स पहले कर लेते हैं, मेरिट्स इसमें से कितनी निकलती है वो देखते हैं। पहली चीज़ है फॉर्मेशन और क्लोजर की अगर बात करें तो इसका भी फॉर्मेशन और क्लोजर, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फॉर्मेशन जो है इसकी, यहाँ पर कहते हैं कि पार्टनरशिप को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये सारा है, पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस विद ए
लीगल एग्रीमेंट, जो भी वो लोग अपना पार्टनरशिप जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसके साथ ही पार्टनरशिप की शुरुआत हो जाती है। उस जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं पार्टनरशिप की कि कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, क्या कुछ उनके रिटर्न्स होंगे, किस तरीके से किसी को अगर उनमें से सैलरी वेजेस मिलनी है तो वो टर्म्स क्या रहेंगी, प्रॉफिट का शेयर क्या रहेगा, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न में लिखी जाती हैं इनको रजिस्टर भी करवा लिया जाए तो इसको बोलता है पार्टनरशिप डीड। आगे ये टॉपिक आएगा। तो फॉर्मेशन अगर बात करें तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। जैसे ही सभी पार्टनर एग्रीमेंट बनाते हैं, दैट एग्रीमेंट ऑल्सो कैन बी रिटन और ऑरल। अगर वो ऑरली भी ये डिसाइड कर ले कि चलिए हम 4 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, हम इतना इतना % शेयर डिवाइड कर लेंगे, तभी भी पार्टनरशिप वैलिड ही मानी जाती है। लेकिन उस सिचुएशन में आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कभी कोर्ट में प्रूव करनी पड़ी तो मुश्किल आप ही होगी। तो इसीलिए रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। पर रिटन एग्रीमेंट का होना कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टनर्स मिलकर डिसाइड होंगे वही रूल जो है बिजनेस को चलाने का आधार बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है लाइबिलिटी की बात होती है। लाइबिलिटी याद करिए, हमने सोल ट्रेड के लेवल पर क्या पढ़ा था कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती हैं बिजनेस लाइबिलिटी के लिए, और उसका नाम था अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में भी जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड। उनकी भी पर्सनल असेट्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं बिजनेस पर्पस के लिए। अगर बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस असेट से एक्सीड कर जाती हैं उस केस में वो यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन अगर जनरल पार्टनरशिप नहीं है, हम आगे टाइप पार्टनरशिप के भी आएंगे, अगर हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप है, एटलीस्ट वन जो पार्टनर है, वन पार्टनर जो है एटलीस्ट वन, नॉर्मल में तो सभी और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में एटलीस्ट वन पार्टनर जो है उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी ज़रूर बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, कि नॉर्मली सभी पार्टनर की और कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में एटलीस्ट वन पार्टनर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी क्या जाएंगी, अनलिमिटेड जाएंगी। उसके बाद होती है रिस्क बियरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो जितना रिस्क बियर कर रहा है उसी के हिसाब से प्रॉफिट भी शेयर होने वाली है। रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए ये आगे बहुत डिटेल में आने वाला है, पहले लेकिन इतना समझ लीजिए, आप लॉस शेयर करे बिना तो पार्टनर बन सकते हो। कुछ स्पेसिफिक केसेस में हम नए पार्टनर को ये गारंटी दे देते हैं कि आपको लॉस नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हो गया तो इतने % मिल जाएगा, लॉस हम आपको नहीं आने देंगे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट अगर किसी को नहीं मिल रहा, कोई रिस्क नहीं बियर कर रहा, तो वो पार्टनर नहीं हो सकता। तो पार्टनरशिप की एक मैंडेटरी और कंपल्सरी फीचर ये है कि ऑल पार्टनर विल बियर रिस्क एंड ऑल पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट। तो रिस्क बियरिंग, सोल ट्रेड में जहाँ एक ही व्यक्ति था, सब तरीके की रिस्क भी उसकी थी, सब तरीके का प्रॉफिट लॉस भी उसका था। यहाँ पर क्या हो गया, रिस्क बियरिंग और प्रॉफिट शेयरिंग, ये दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, बाकी पार्टनर्स के साथ भी चली जाएंगी। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये भी शेयर हो गया। पार्टनरशिप का मतलब ही यही है। यहाँ पर कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग, ये भी आपके पार्टनर्स जो है उनके बीच में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको कोई भी किसी पार्टनर को डिसीजन लेना है तो उसको बाकी सब पार्टनर्स की कंसेंट, सहमति भी लेनी पड़ेगी। इन द सेम वे इफ यू आर going to control the entire business, then also you have to do it with the consent of other partner. So controlling right and decision making right, they are also divided among all the partners. तो ये भी चीज़ रहती है। एक चीज़ होती है कॉन्टिन्यूटी। सोल ट्रेड से कंपैरेटिवली कॉन्टिन्यूटी जो है वो इसकी ज़्यादा हो गई। अगर एक बिजनेस को कुछ, एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो आपका पूरा बिजनेस सफ़र नहीं करता है। There is next one to handle the business activities। ठीक है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए दूसरे पार्टनर रहते हैं। तो सोल ट्रेड से थोड़ी सी आसानी यहाँ पर इसलिए होती है, बहुत ज़्यादा तो स्टेबल नहीं होती। पार्टनरशिप वहाँ पर भी ख़त्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। अगर एक पार्टनर मर जाएगा तो मतलब मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, 3 रह जाते हैं,
तीनों को अपना पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनाना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप तो दोबारा से, लेकिन बिजनेस सफ़र नहीं करेगा। आपका जो इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा ना। सोल ट्रेड में तो उसी पर बात आ जाती थी, कॉन्टीन्यूटी सोल ट्रेड से जो है वो ज़्यादा रहेगी। इसके बाद होती है मेंबरशिप की बात होती है कि कितने मेंबर होना चाहिए। मेंबरशिप मिनिमम 2 होने चाहिए। मान लीजिए आपने पार्टनरशिप शुरू करी है 2 लोगों ने मिलकर, और आप में से कोई एक पर्सन चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, मतलब या कोई दिक्कत हो जाती है, वो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो क्या आप अकेले पार्टनरशिप फर्म चला सकते हो? नहीं, मेंबरशिप वो पार्टनरशिप फर्म उसी दिन जो है ख़त्म मानी जाएगी। तो वो सोल ट्रेड पार्टनर के लिए 2 लोग तो होना ही चाहिए। तो मिनिमम हमने क्या किया था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, ठीक है। और ये लिख देना एज पर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है ये डिफाइन किया है, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट जाता है म्यूचुअल एजेंसी, या इसको दे रखा है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, लिखा हुआ है कुछ बुक में, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी भी कह सकते हो, या इसको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन भी कह सकते हो। ये चीज क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है। ये थोड़ा टेक्निकल और बिल्कुल अलग पॉइंट जाएगा जो सोल ट्रेड में कहीं नहीं था। इसमें क्या कह रहे हैं, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए। आप 4 पार्टनर हो, A B C D 4 पार्टनर्स हैं। डी ने मार्केट से कोई लोन लिया और उसने यहाँ पर है A B C को बताया नहीं, गलत बात तो है। अब जो लोन लेने का टाइम है, उसने मान लीजिए उस लोन को भी फर्म के नाम पर लेकर भी अपने लिए यूज़ किया, और जब जिसने लोन दिया था क्रेडिटर मांगने आता है, वो ये कहता है कि फर्म को लोन दिया था मैंने, और मेरे लोन का टाइम पर पेमेंट नहीं आ रहा है, उसकी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो, वटएवर जो भी। क्या यहाँ पर A B C कह सकते हैं कि नहीं, डी ने लोन लिया था वही देगा, हम तो नहीं देंगे? नहीं कह सकते। वो आपस में कितना मर्जी लड़े, लेकिन बाहर जो पार्टीज़ हैं उनको लोन जो है वो रिपे करना पड़ेगा। क्यों रिपे करना पड़ेगा? इसी रीज़न की वजह से। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या कहता है कि सारे पार्टनर्स, हमने कहा हमारे 4 पार्टनर हैं, ये चारों के चारों पार्टनर्स जो हैं ये फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है सिंपल, ये फर्म को एजेंट की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एजेंट की तरीके से कि आपका जो भी काम है वो फर्म का काम माना जाएगा। डी ने लोन लिया था, स्टिल उसकी जिम्मेदारी जो है सारी फर्म के ऊपर आएगी, ये लोग उससे बच नहीं सकते हैं। इन द सेम मैनर, जब भी फर्म कोई काम करती है तो बाकी सारे पर्सन जो है एक काम करता है तो वो वहाँ पर प्रिंसिपल हो गया, बाकी सब उसके एजेंट माने जाएंगे। वो चीज़ें चलती रहेंगी कि आप कोई भी काम करते हो तब आप जो है आप एजेंट के रोल में आ गए, और बाकी सबको आपके काम का इफेक्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है, एवरी पार्टनर इटसेल्फ इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। जब हम काम कर रहे हैं तो हम एजेंट होते हैं, हम सबको भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब बाकी सब काम कर रहे होते हैं, हमें प्रिंसिपल की तरीके से आके उस चीज़ की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है मेन पर्सन की तरीके से। तो ये म्यूचुअल एजेंसी का रूल जाता है। प्रिंसिपल एजेंट जो है वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। हर एक पार्टनर दूसरे बाकी सब पार्टनर के लिए एजेंट है, और जब दूसरे सब काम कर रहे हैं तो वहाँ प्रिंसिपल के रोल में आ जाता है। तो फर्म के अंदर किए गए सभी कामों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आएगी। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। क्या रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है? ठीक है, ये आती है हमारी रजिस्ट्रेशन की। तो एक चीज़ है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है पर करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी तो नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन, लेकिन सोल ट्रेड का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता तब तक वो किसी और फॉर्म वगैरह के नाम पर रजिस्टर ना कराए। लेकिन रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में हो सकता है पर करवाना मैंडेटरी नहीं है। करवा लेते हो तो आपको अपनी लीगल एग्जिस्टेंस पता चल जाएगी। लीगल एग्जिस्टेंस होने का फ़र्क ये होगा कि आपकी एंटिटी होने के कारण आप अपने नाम पर अपॉइंटमेंट कर पाओगे, एसेट्स लायबिलिटी क्रिएट कर पाओगे, बाहर की पार्टीज़ पर केस कर पाओगे, पार्टनर आपस में एक दूसरे पर या फर्म पर केस कर पाएंगे। ये भी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक पे। अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सारे टॉपिक्स का। ये हमारी हो गई पार्टनरशिप हो गई। तो फॉर्मेशन करने के लिए आपका सिर्फ एग्रीमेंट चाहिए। लायबिलिटी कम से कम एक पार्टनर की अनलिमिटेड रहेंगी।
रिस्क बियरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है। अगर कोई पार्टनर रिस्क नहीं बियर कर रहा है या प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो सीधी बात है पार्टनर ही नहीं है, वो एम्प्लॉय हो सकता है ना। कि आप जो है 5 पर्सन है, शायद आपका फ्रेंड है, वो आकर आपके बिजनेस में वैसे ही हेल्प कर रहा है, आप उसको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, सैलरी नहीं दे रहे हो, क्या वो पार्टनर हो जाएगा? नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल सब शेयर करना है। कॉन्टीन्यूटी बिजनेस की कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। मेंबरशिप जो है 2 वर्षों तक हमने पहुंचा दी है। म्यूचुअल एजेंसी जो है एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने की बात और है, रजिस्ट्रेशन जो है करवाना कंपलसरी इसमें नहीं है। अब बात आती है प्लस माइनस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मेरिट हैं, यानी कि बिजनेस अगर हम पार्टनरशिप की फॉर्म पर करते हैं तो कौन कौन से प्लस हैं और कौन कौन से माइनस रहेंगे। मेरिट्स की बात अगर हम करें, मेरिट्स तो है इजी, वही एक तो सोल ट्रेड से ही आ जाती है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत आसानी से आप इस चीज़ को बना भी सकते हो, पार्टनरशिप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। सब लोग आपस में मिलकर टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करो, एग्रीमेंट बनाइए और काम शुरू। आपको किसी बाहर की गवर्नमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल नहीं लगेगी, कोई लंबा चौड़ा रजिस्ट्रेशन का ये सब चीज़ें नहीं करनी है। क्लोजर में भी आप अपनी आपसी कंसेंट जो है, आपकी म्यूचुअल कंसेंट है, उससे आप अपना बिजनेस क्लोज कर सकते हो अपनी सहमति से, किसी गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बड़ी चीज़ होती है, तो एक प्लस पॉइंट ये हो गया भाई आप सब मिलकर काम करने वाले हो। तो देखो सोल ट्रेड में तो एक व्यक्ति ने कुछ सोचा, अब वो सोचा गलत, सोचा बुरा, अच्छा जो भी कुछ है, उसको फैसला लेने के लिए कोई है ही नहीं जिसके साथ वो कंसल्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिवली एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, कम से कम 2 लोग काम कर रहे हैं। हम ये लोग मानकर चलते हैं कि एक व्यक्ति की राय से 2 लोगों की राय ज़्यादा अच्छी होती होगी, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी बैलेंस्ड होती है। अलग अलग लोग होते हैं, उनका अलग अलग चीज़ों की तरफ एक्सपोजर होता है, तो जब चीज़ों पर डिस्कस होती है तो अच्छी भी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो डिसीजन मेकिंग कंपैरेटिवली क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। सोल ट्रेड से अगर हम यहाँ देखें तो कैपिटल का साइज भी बढ़ गया, तो मोर कैपिटल भी जो है सिर्फ एक व्यक्ति के सोर्सेज तक की लिमिट नहीं रह जाती है, कैपिटल का साइज भी आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 या ज़्यादा लोगों की फंड्स जो उनकी पर्सनल सेविंग है, उनकी बोरोइंग कैपेसिटी है, वहाँ तक बढ़ जाएगा। डिवाइडेड रिस्क, एक हम इसलिए पार्टनरशिप लोगों को करते हुए देखते हैं जो रिस्की बिजनेस है, कि रिस्क जो है वो आपकी एक व्यक्ति की ही नहीं रहती है, बल्कि वो उन बाकी सब पार्टनर के बीच में भी डिवाइड हो जाते हैं। तो कंपैरेटिवली जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की बिजनेस है उसमें हमें पार्टनरशिप ठीक लगती है। और एक लास्ट इसकी है सीक्रेसी। देखिए सोल ट्रेड से तो नो डाउट सीक्रेसी कम रहेगी, क्योंकि सोल ट्रेड में तो किसी को भी नहीं बताना है, यहाँ तो पार्टनरशिप में तो रिवील करना ही पड़ेगा आपको प्लान। लेकिन एक चीज़ है, सीक्रेसी जो है वो आपकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा रहती है। कंपनी के केस में तो आपको मीडिया हाउसेस को भी बताना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली सारी जगह सर्कुलेट करनी पड़ेगी, कोई नया ऑर्डर मिला है, कुछ भी आपके फैक्ट्स हैं वो सब चीज़ें। लेकिन बैलेंस शीट तक पब्लिश करवानी पड़ती है पब्लिक, ठीक है, कंपनी के केसेस में। लेकिन यहाँ पर है आपकी उस तरीके की कोई चैलेंज नहीं है। सीक्रेसी आपकी जो भी बातें हैं आप पार्टनर्स के बीच में ही रहने वाली हैं। तो पार्टनर तो अग्री की सोल ट्रेड से कम रहेगी पार्टनरशिप में, पर सीक्रेसी इसमें भी रहती है। तो ये इसमें टोटल 5 जो हैं वो मेरिट्स हैं। बनाना आसान है, फैसले अच्छे निकल कर आएंगे, पैसा पहले से ज़्यादा आ गया, रिस्क डिवाइड हो गई और सीक्रेसी भी हो गई, है ना। अब आप इसको याद करिए कि हमने पहले पार्टनरशिप बनाई, ठीक है, बनानी आसान थी इसलिए खुद बना ली। दूसरी चीज़ क्या हो गई, अब हमारे पास पैसा ज़्यादा था तो हमने बढ़िया बना ली। तीसरी चीज़ हो गई, डिसीजन भी बढ़िया ले सकते थे हम एक दूसरे को हेल्प करके। फिर हमने कहा कि सीक्रेसी भी अब वहीं की वहीं रहेगी और हमारा रिस्क जो है वो भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये हमारी हो गई मेरिट हो गई। उसके बाद आती हैं डिमेरिट्स। अगर इसी में सारी अच्छाइयाँ रही होती तो फिर हम कंपनी तक जाते ही नहीं। इसी की डिमेरिट्स जो है वो कंपनीज की तक हमें ले जाने का कारण रहेगी। डिमेरिट्स इसकी क्या रहेगी, इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स तो वही रहेगी अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर भी पार्टनरशिप बेशक से आपने कर ली, लेकिन आपकी नॉर्मली सभी की और नहीं तो कम से कम एक पार्टनर तो ऐसा ज़रूर रहेगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस लायबिलिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, करा जाएगा ज़रूरी नहीं है,
किया जा सकता है इन द केस बिजनेस लाइबिलिटी एक्सीड बिजनेस एसेट्स। जितनी आपने एसेट्स लगा रखी है, आपकी लाइबिलिटी उससे ज़्यादा हो जाए, आपने इतने लॉस कर लिए हो, तो आपकी पर्सनल एसेट्स यूज़ करी जा सकती है। एटलीस्ट वन तो एक ऐसा ज़रूर होगा ही होगा, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ऊपर तो हमने ये कहा कि कैपिटल बढ़ गई, अब फिर से लिमिटेड रिसोर्सेज। जी बिल्कुल, सोल ट्रेड के कंपैरिजन में तो ठीक है आपकी कैपिटल बढ़ गई, सोल ट्रेड से कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल सही है कि हमारी कैपिटल पहले से बढ़ गई। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इसको कंपनी के लेवल से, तो अभी भी अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग और उनकी बोरोइंग कैपेसिटी तक ही लिमिट होगी ना। हमें जहाँ पर बिजनेस में आप ये सोचिए, आज के बिजनेस जो है, अब अगर देखो रतन टाटा ने अपने टाटा ग्रुप की तरफ से 1500 करोड़ चैरिटी में दिए। सोचो उस बिजनेस का साइज कितना होगा। आज के दिन हजारों करोड़ रुपए के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है। क्या ये पार्टनरशिप के लेवल पर पॉसिबल है? इतनी बड़ी जो एविएशन इंडस्ट्री है, ठीक है, मल्टीनेशनल्स जो कंपनी बनी हुई है, उनके लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए वो तो पार्टनरशिप से भी नहीं इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी रिसोर्सेज जो है कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे, लिमिटेड ही हो जाएंगे। एक चीज होती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े की संभावना तो रहेगी, क्योंकि जब एक से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ पर डिस्कस करते हैं तो वो हमेशा एक ही तरीके के फैसले पर सहमत हो जाए, ये तो बहुत मुश्किल है। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहती हैं। और ख़ासकर देखिए, जब आपका मुश्किल टाइम चल रहा होता है तब पार्टनर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सही दिक्कतें पार्टनरशिप में आनी शुरू होती हैं जब बिजनेस ग्रो करना शुरू करता है, बेस्ट पर पहुंच जाता है, अच्छा पैसा हो रहा है, तब पैसे के डिवीज़न को लेकर, ग्रोथ के क्रेडिट को लेकर पार्टनरशिप में कि मैंने इतना काम किया, इसने किया, ये मेरी समझ की वजह से हुआ, वहाँ पर उनकी ईगो क्लैशेस होने शुरू होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहेगी, झगड़े की संभावना बिल्कुल यहाँ पर जो है रहेगी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इससे तो स्टेबल हो गई थी, हमने यहाँ पढ़ा था, लेकिन फिर भी ये कंपनी की तरीके से स्टेबल नहीं है। किसी एक पार्टनर को अगर कुछ हो जाता है तो हमें पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट दोबारा से बनाना पड़ता है, फर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन रीराइट करने पड़ते हैं। तो कंटिन्यूटी हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी नहीं कह सकते। बिजनेस ठीक है, आपको बाहर वालों को चलता दिखाई देगा, लेकिन इंटरनल चेंज हो जाएंगे, कंटिन्यूटी इतनी भी ज़्यादा स्टेबल इसकी नहीं होती है। और एक है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनता भरोसा नहीं करेगी। देखिए, आपको ही 2 जगह पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। आपको अगर पैसे इन्वेस्ट करने हो, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपको लगाने हैं, एक तरफ आपके पास रिलायंस, टाटा, मारुति जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है कि आप उनके शेयर्स खरीद सकते हो। एक कोई ब्रांड है आपके 4-5 उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है वहाँ पर करना है, तो बेस्ट में डिसीजन में आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। उसकी रीज़न क्या होती है कि कंपनी में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उनके अकाउंट्स सही तरीके से पब्लिश हो रहे होते हैं, वहाँ पर उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिल्कुल क्लियर है, ऑडिटर से चेकिंग हो रही है, ठीक है, और सब कुछ उनका पूरी तरीके से रजिस्टर्ड भी है। लेकिन जहाँ तक बात पार्टनरशिप की आती है तो वहाँ पर इस तरीके का कुछ भी नहीं है, पब्लिक जो है इसलिए मैं भरोसा नहीं कर पाती। तो चाहे लोन देने की बात हो जाए, ठीक है, चाहे इनके सप्लायर बनने की बात हो जाए, जितना ज़्यादा आप भरोसा कंपनी के फॉर्मेट पर कर पाओगे, इस पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनको कोई अपने अकाउंट पब्लिश नहीं करवाने होते, इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होता। आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही है, तो हम इसको वाइंड अप करें तो हमने इसके अंदर जो है फीचर्स पढ़ी, फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, डिसीजन मेकिंग, और आज मैंने एक चीज़ है मैंने की नहीं बताई याद करने की, कोशिश करिए आज आप इसकी की खुद बनाएं, नहीं तो फिर कल मैं शेयर करती हूँ पार्टनरशिप के जब नेक्स्ट टॉपिक करें। ये मैंने जानबूझ के नहीं कराई क्योंकि मैंने पिछली कराई और मैं ये देखना चाहती हूँ आप चीज़ों को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए छोटी सी मैं शेयर कर देती हूँ मैरिट्स की, जिस तरीके से आप इसको यूँ याद करिए कि आपने समुद्र किनारे बच्चों को मिट्टी के जो है घर बनाते हुए देखा होगा, छोटे छोटे कासल बनाते हुए, उस तरीके से याद करो कि वैसे ही 3-4 बच्चे मिलकर मिट्टी का घर बना रहे हैं, क्यों बनाते हैं वो इस तरीके से, उसको यहाँ से याद करके देखना, बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। अपनी चीज़ों टॉपिक को समझने के बाद 10 मिनट लगाओ उसको, उन सारे पॉइंट्स को सिंक्रोनाइजेशन में याद करने के लिए कि कैसे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे पॉइंट्स कर सकते हो, मेरिट्स में, डिमेरिट्स में, फीचर्स में पॉइंट्स आगे पीछे बिल्कुल कर सकते हो, प्रोसेस में नहीं करने चाहिए, ठीक है। फिर भी कोशिश करनी चाहिए जो मेन मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, जो पहली और दूसरी हैं, उसको उन्हीं के ऑर्डर में याद करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आपको समझ आया होगा, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते रहिए। थैंक यू।
हाँ